जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने लर्निंग कर्व वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और लर्निंग कर्व वाले चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में रेशो मेथड पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसको हम डबलिंग मेथड भी बोलते हैं। और उसके कुछ हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन क्लास में कंप्लीट किए थे। सो आज वाली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आज वाली क्लास में हम डबलिंग मेथड के भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में जो हमारा दूसरा मेथड है जिसको राइट्स मेथड बोला जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। कल वाली क्लास में ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि उसमें राइट मेथड यूज होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, अ कंपनी विच हैज डेवलप्ड ए न्यू मशीन, फर्स्ट मशीन बनाने में 600 आवर्स का टाइम लगा और हमारी अगर लर्निंग रेट 80% होती या 90% होती तो दोनों में से कौन सी लर्निंग रेट फास्टर होती। वैसे कल मैंने ये बताया था कि लर्निंग रेट जितना कम होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही बेटर होगा। लेसर द लर्निंग रेट, लर्निंग इफेक्ट वुड बी बेटर। तो अगर हमें दो लर्निंग रेट को कंपेयर करने के लिए बोला गया है कि 80% और 90% दोनों में से कौन सी लर्निंग रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर होगा 80%। लेकिन हमें इस 80% वाले कॉन्सेप्ट को प्रूव करना है कि क्यों 80% इज बेटर लर्निंग रेट रादर देन 90%। तो ठीक है, चलो प्रूव कर देते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड पर तो 80% वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं और एक साइड पर 90% वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैं इस साइड पर कर रहा हूं 80% वाली कैलकुलेशन। तो फॉर 80% लर्निंग रेट, अच्छा, अगर मैं कल वाले तरीके से ही चलूं, डबलिंग वाले मेथड से ही चलूं, तो अगर फर्स्ट यूनिट बनाने में एवरेज टाइम जो लग रहा है वो 600 आवर्स का टाइम लग रहा है। फर्स्ट यूनिट बनाने में जो एवरेज टाइम लग रहा है, एक यूनिट बनाने का एवरेज टाइम आ रहा है 600 आवर्स। और अगर हमारी लर्निंग रेट 80% है तो आउटपुट के डबल होने पर, यानी 2 यूनिट्स का हमारा एवरेज टाइम जो निकल कर आएगा ना, वो निकल कर आएगा 600 इंटू 80%, दैट मीन्स 480 आवर्स। अच्छा, ये वाला पार्ट मैंने 80% लर्निंग रेट के लिए सॉल्व किया है। अभी एक और पार्ट हम सॉल्व कर देते हैं फॉर 90% लर्निंग रेट। तो 80% लर्निंग रेट में 2 यूनिट्स का एवरेज निकल कर आया, एवरेज टाइम निकल कर आया 480 आवर्स। अभी 90% लर्निंग रेट के लिए बोल देते हैं। तो 90% लर्निंग रेट में हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। तो 90% लर्निंग रेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही तरीका रहेगा, 1 यूनिट और उसका एवरेज टाइम। सो फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम है 600 आवर्स। अगर लर्निंग रेट 90% हुई तो 600 आवर्स का 90%, दैट मीन्स 540 आवर्स। तो वैसे तो यहीं पर यह प्रूव हो गया है कि यहां पर 2 यूनिट्स बनाने पर एवरेज टाइम 480 आवर्स आएगा और यहां पर 2 यूनिट्स बनाने पर एवरेज टाइम 540 आवर्स आएगा। तो एवरेज टाइम जो है ना वो कम आ रहा है, टाइम कम आ रहा है 80% लर्निंग रेट में। तो वही हमारा आंसर होगा कि हमारी 80% लर्निंग रेट इज बेटर। लेकिन हम थोड़ा एक स्टेप और आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स। टू यूनिट्स, 2 यूनिट्स बनाने में हमें कितना टाइम लगने वाला है। हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स, ठीक है।
अच्छा, अगर हमें 1 यूनिट बनाने में हमारा एवरेज टाइम जो निकल कर आया है ना, एवरेज टाइम का मतलब हो गया 1 यूनिट में लगने वाला टाइम। तो एवरेज टाइम हमारा निकल कर आया है 480 आवर्स। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो दिस वुड बिकम 960 आवर्स। यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें कि 2 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा, टोटल कितना टाइम लगेगा अगर हम 2 यूनिट रेडी करते हैं, तो उसके लिए भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 540 आवर्स इंटू 2, तो दैट वुड बिकम 1080 आवर्स। तो यहां पर भी प्रूव हो गया कि 2 यूनिट्स कंप्लीट होने में यहां पर 960 आवर्स लग रहे हैं, यहां पर 1080 आवर्स लग रहे हैं, तो डेफिनेटली 80% लर्निंग रेट बेटर है। लेकिन हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक और प्रूव करते हैं। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि अगर 2 यूनिट बनाने में 960 आवर्स लग रहे हैं और फर्स्ट यूनिट हमने कितनी देर में बनाई है, अगर हम बात करें कि फर्स्ट यूनिट हमने कितनी देर में बनाई है, तो फर्स्ट यूनिट को बनाने में हमें लगे हैं 600 आवर्स। फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने में हमें लगे हैं 600 आवर्स। तो अगर मैं 2 यूनिट्स में से फर्स्ट यूनिट को माइनस कर दूं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, टाइम टू प्रोड्यूस सेकंड यूनिट। ठीक है, हमारा रिजल्ट आएगा कि सेकंड यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा। ऐसा कल हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया था, टाइम टू प्रोड्यूस सेकंड यूनिट, कि हमें सेकंड यूनिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, और हमारा यहां पर निकल कर आया है कि हमें सेकंड यूनिट कंप्लीट करने में 360 आवर्स का टाइम लगा है। हमें यहां पर सेकंड यूनिट कंप्लीट करने में 360 आवर्स का टाइम लगा है। अब हम सेकंड यूनिट कंप्लीट करने में 90% लर्निंग रेट पर कितना टाइम लगा है वो भी यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर माइनस करते हैं टोटल टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट, यहां पर भी फर्स्ट यूनिट में तो वही टाइम लगेगा हमें 600 आवर्स, और जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 480 आवर्स। तो हमें सेकंड यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा, सेकंड यूनिट बनाने में हमें लगा 480 आवर्स का टाइम। हमें टाइम यहां पर लगा है 480 आवर्स। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। 3 बार हमने प्रूव कर दिया, एवरेज पर भी हमने प्रूव कर दिया कि एवरेज जो आ रहा है वो 80% का मिनिमम आ रहा है, हमने एवरेज से भी प्रूव कर दिया इसको। उसके बाद हमने 2 यूनिट्स में लगने वाले टोटल टाइम से भी इसको प्रूव कर दिया कि यहां पे लग रहे हैं 960 आवर्स, यहां पे लग रहा है 1080 आवर्स। यहां पर भी हमने प्रूव कर दिया कि 80% लर्निंग रेट पर 2 यूनिट्स कंप्लीट करने में टाइम कम लगेगा। अच्छा, 2 यूनिट्स में कम लगेगा तो 4 यूनिट में और भी कम लगेगा, 8 यूनिट्स में और भी कम लगेगा। ठीक है, तो हम 2 यूनिट्स तक ही करेंगे, सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए। फिर हमने एक और प्रूव कर दिया कि सेकंड यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो 80% पे लग रहा है 360 आवर्स, 90% पे लग रहा है 480 आवर्स। तो 3 पॉइंट्स हमने यहां पर प्रूव कर दिए। तो हेंस वी कैन से दैट, hence we can say that %80 learning rate is faster than 90%.
और ये हमारा फाइनल कंक्लूजन, ये हमारा आंसर है। सो अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट नहीं किया है तो थोड़ा सा टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट कर दो। इजी क्वेश्चन है, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फर्स्ट मशीन बनाने में हमें 1000 आवर्स का टाइम लग रहा है। हमारी लर्निंग रेट है 90%। लेबर चार्ज कर रहा है 215 रुपीज पर आवर, 215 रुपीज पर आवर हमारा लेबर चार्ज कर रहा है। डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 1,50,000 रुपीज। अच्छा, इसमें लिखा नहीं है लेकिन कभी भी डायरेक्ट मटेरियल देना तुम्हें क्वेश्चन में तो वो हमेशा पर यूनिट के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये वाला जो भी डेटा है ये फर्स्ट मशीन का गिवन डेटा है। और फिक्स कॉस्ट लग रही है हमारी 60,000 रुपीज। चाहे ऑर्डर तुम 2 यूनिट्स का बनाओ, 4 यूनिट्स का बनाओ, 8 यूनिट्स का बनाओ, 16 यूनिट्स का बनाओ, 32 यूनिट्स का बनाओ, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 1 यूनिट, कुछ भी बनाओ, फिक्स कॉस्ट लग रही है 60,000 रुपीज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड आउट एवरेज कॉस्ट टू प्रोड्यूस 4 मशीन्स एंड टू प्रोड्यूस 8 मशीन्स। हमें यहां पर एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 4 मशीन्स बनाने की एंड 8 मशीन्स बनाने की। अब अगर तुम इसको ऑब्जर्व करोगे ना तो हम डबल करके 1 से 2 पर पहुंच सकते हैं, 2 से 4 पर पहुंच सकते हैं और 4 से 8 पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहां पर डबल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो यहां पे देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा ये कर लेते हैं। देखो, यूनिट 1, 2, 4, 8। ठीक है, तो हमें 8 यूनिट्स तक पहुंचना है, तो 8 यूनिट्स के लिए हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया यूनिट। दूसरा कॉलम हम बना देते हैं एवरेज टाइम का। एवरेज टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं y से, तो दूसरा कॉलम हमारा हो जाएगा एवरेज टाइम का एंड दैट इज y। अच्छा, फर्स्ट यूनिट बनाने में हमें कितना टाइम लग रहा है? फर्स्ट यूनिट बनाने में हमें 1000 आवर्स लग रहे हैं। तो अगर फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने में हमें 1000 आवर्स लगे और हमारी लर्निंग रेट है 90%, हमारी लर्निंग रेट है 90%, तो सेकंड यूनिट के लिए एवरेज टाइम कितना आएगा? इसको हम 90% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 हो जाएगा। फिर हम आउटपुट को डबल करेंगे तो इसको 90% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 810 हो जाएगा। और फिर जब हम आउटपुट डबल करेंगे, हम 4 से 8 यूनिट पर पहुंचेंगे तो हम वही 90% यहां पर अप्लाई कर देंगे तो दैट बिकम्स 729। तो ये हमारा एवरेज टाइम आ रहा है। अब अगर हमें हमारा एवरेज टाइम पता लग गया है तो एवरेज टाइम कैलकुलेट करने के बाद अभी हम टोटल टाइम की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं यहां पर। तो नेक्स्ट हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा। टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स को एवरेज टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज टाइम इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम इधर आ जाएगा 1000 आवर्स, इधर आ जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आवर्स, सॉरी, नेक्स्ट ये हो जाएगा 3240 आवर्स। और लास्ट कैलकुलेशन करेंगे हम 729 इंटू 8, 5832 आवर्स। तो ये हमारा टोटल टाइम आ गया। इसके बाद हम कॉस्ट की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं यहां पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कितना चार्ज कर रही है? 215 रुपीज पर आवर। और हमें पता है कि कितनी यूनिट्स बनाने में हमें कितना टाइम लगा।
तो अगर हमें आर्स पता है, पर आर की कॉस्ट पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारी टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2,15,000 रुपीज। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट हमारा है 1800 आवर्स और हमें पर आवर पे करना पड़ रहा है 215 रुपीज, तो 3,87,000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारा टाइम आ रहा है 3240 आवर्स और हमें 215 रुपीज पर आवर पे करने पड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 696,000 रुपीज। और ये हो जाएगा हमारा 5832 मल्टीप्लाई बाय 215, 12,53,880, 12,53,880 रुपीज। ये हमारी लेबर कॉस्ट हो गई। लेबर के बाद नेक्स्ट हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट गिवन है 1,50,000 रुपीज पर यूनिट। यहां पर हमने एक ही यूनिट बनाई है तो मटेरियल कॉस्ट लग जाएगी 1,50,000 रुपीज। नेक्स्ट वाले रो के अंदर देखोगे तो हमने 2 यूनिट्स बनाई है, नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी 2 है, तो हमारी यहां पर लेबर कॉस्ट जो लगेगी वो मटेरियल कॉस्ट जो लगेगी दैट वुड बिकम 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट 6 लाख रुपीज, नेक्स्ट 12 लाख रुपीज। ये हमारी लेबर कॉस्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो डजंट मैटर कि हम 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट कितनी रहने वाली है 60,000 रुपीज। सॉरी 60,000 रुपीज। अभी हम इसका टोटल कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज कॉस्ट। तो एक कॉलम और बन जाएगा अपना लास्ट में एवरेज कॉस्ट का, तो ये वाला कॉलम हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन का और ये वाला कॉलम हो जाएगा हमारा एवरेज कॉस्ट की कैलकुलेशन का। अच्छा, टोटल कॉस्ट में लेबर, मटेरियल और फिक्स तीनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 3 ही कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, लेबर, मटेरियल एंड फिक्स कॉस्ट। तो अगर हम इनको यहां पर ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। चलो, ये वाला है तो लास्ट वाला हो जाएगा प्लस 12,60,000 रुपीज 25,13,880, ये हो जाएगा 25,13,880 रुपीज। नेक्स्ट, ये क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन में हम $696,000 प्लस 660,000, तो ये हो जाएगा हमारा 13,56,000। नेक्स्ट हो जाएगा 13,56,000। बाकी कैलकुलेशन वैसे तो तुम कर सकते हो, मैं 1 मिनट यहां पर करके दिखा रहा हूं कि बाकी कैलकुलेशन क्या होने वाली है। यहां पर ये मेरा कैलकुलेटर बंद हो गया है, ठीक है, अभी ओपन कर दिया मैंने। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन रहेगी 387,000 प्लस 3,60,000, 747,000। नेक्स्ट 747,000 और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा
2,15,000 प्लस ये हो जाएगा 2,10,000, 4,25,000। और अगर हमें यहां पर एवरेज करना है तो एवरेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले हम नंबर ऑफ यूनिट्स 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, देन नंबर ऑफ यूनिट्स 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, देन नंबर ऑफ यूनिट 8 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4,25,000। जब हम इसको डिवाइड बाय 1 करेंगे, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये नंबर ऑफ यूनिट्स को हम n बोल देते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है 747,000। 747,000 डिवाइडेड बाय 2, 373,500, 373,500। नेक्स्ट 13,56,000, 13,56,000 डिवाइड बाय 4, 339,000, 3,39,000। और लास्ट हो जाएगा हमारा 25,13,880 डिवाइडेड बाय 8, 3,14,235, 3,14,235। तो इस क्वेश्चन में हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी थी 4 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स की। तो हमारी एवरेज कॉस्ट आ गई है, पहले तो हमने 4 मशीन्स की निकाली है, तो 4 मशीन्स की जो एवरेज कॉस्ट आई है दैट इज 339,000। अब तुम ये बोल सकते हो कि सर हमें क्या जरूरत थी 1 और 2 यूनिट्स की कैलकुलेशन करने की, हम डायरेक्ट ही सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन कर देते, उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन को हम स्किप कर देते। चलता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन अगर तुम स्किप भी करोगे ना तो मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम टेबल बना ही रहे हैं तो ऐसे इतनी टेबल में तो हम डेटा फिल करें और ऊपर वाली टेबल खाली दिखे तो थोड़ा सा ऑड दिखेगा, इसलिए हमने पूरी टेबल को ही फिल कर दिया। यहां पर हमारे काम नहीं आएगी वो सब चीजें, लेकिन स्टिल वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हमने पूरी टेबल यहां पे फिल कर दी है। और ये आ रहा है 3,14,235। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर तुम लोगों ने नोट डाउन नहीं किया है तो थोड़ा सा यहां पर इसको टाइम दो, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लर्निंग रेट है 90%, उसके अलावा इट इज, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम एक स्पेशल टाइप की बोट बनाने वाले हैं, हम है ना बोट सप्लाई करेंगे, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है ना वो तो चार्ज करेंगे करेंगे, प्लस 20% हम मार्जिन भी चार्ज करेंगे, हमारा प्रॉफिट भी चार्ज करेंगे वहां पर। ठीक है, तो जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो तो हम चार्ज करेंगे ही करेंगे। देखो बोल रहा है इट इज अग्रीड दैट बोट्स विल बी सप्लाइड, हम बोट्स को सप्लाई करने वाले हैं। किस रेट में सप्लाई करने वाले हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20%। तो जितना वेरिएबल कॉस्ट आ रही है उतना तो हम चार्ज करेंगे ही करेंगे, 20% और एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन लेकर चलेंगे। यहां पर फर्स्ट बोट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट नीचे क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट बोट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, कितना मटेरियल लग रहा है फर्स्ट बोट को बनाने में, 8,000 रुपीज का मटेरियल लग रहा है। फर्स्ट बोट को बनाने के लिए हमने लेबर को कितना पे किया है, 4,000 रुपीज। हम लेबर को पे कर रहे हैं 4 रुपीज पर आवर, और फर्स्ट बोट को बनाने में 1,000 आवर्स लग रहे हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर तुम ऊपर वाला डेटा पढ़ोगे, यानी अगर तुम पैराग्राफ पढ़ोगे तो पैराग्राफ में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि हमने फर्स्ट यूनिट को कितना टाइम में कंप्लीट किया, पैराग्राफ में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो अगर पैराग्राफ में मेंशन नहीं है तो हमें इस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि फर्स्ट यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट बोट,
फर्स्ट बोट के लिए हमने लेबर को कितना पे किया, 4000 रुपीज, हम पे कर रहे हैं 4 रुपीज पर आवर, तो हमारी फर्स्ट बोट बन गई होगी 1000 आवर्स में। अगर हमें ये 1000 आवर्स नहीं भी दिया होता ना, तब भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे कि ये 1000 आवर्स में हमारी बोट कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं 4000 रुपीज, पर आवर का 4 रुपीज, तो हमारा आ जाता उससे 1000 रुपीज। ठीक है, जितना भी लेबर लग रही है उसका 200%, यानी उसका डबल, बेसिकली 200% का मतलब हो गया डबल। जितना भी हमारी लेबर लग रही है उसका डबल हम वेरिएबल ओवरहेड पे कर रहे हैं, डबल, 2x। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, एवरेज सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है 4 और 8 बोट्स के लिए, और उसके बाद ये अब बाद में देखते हैं। अच्छा एक चीज सोचो, हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है 4 बोट्स के लिए एंड 8 बोट्स के लिए, और हमें फर्स्ट बोट की कैलकुलेशन पता है, फर्स्ट बोट में लगने वाला टाइम हमें पता है। फर्स्ट बोट का डबल करेंगे 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स का डबल करेंगे 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स का डबल करेंगे 8 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डबलिंग वाला मेथड यूज कर सकते हैं, डबल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 4 8, जैसे हमने ऊपर टेबल बनाई है ना, वैसी टेबल हम यहां पर भी बना देते हैं। तो फर्स्ट बोट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, एवरेज टाइम, फर्स्ट बोट को बनाने में एवरेज टाइम कितना लग रहा है, 1000 आवर्स, और हमारी लर्निंग रेट है 90%। तो अगर फर्स्ट बोट को कंप्लीट करने में 1000 आवर्स लग रहे हैं और हमारी लर्निंग रेट 90% है, तो 900, 2 बोट्स का एवरेज टाइम आ जाएगा, इसका 90% करेंगे तो 810, 4 बोट्स का एवरेज टाइम आ जाएगा, एंड 729, 8 बोट्स का एवरेज टाइम आ जाएगा। अब अगर हमने एवरेज टाइम कैलकुलेट कर लिया है, तो हम यहां पर टोटल टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल टाइम वुड बी 1000 नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, 1800। वैसे हमने ये वाली कैलकुलेशन तो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी की थी, 3240, और नेक्स्ट आ रहा था 5832, नेक्स्ट हमारा आ रहा था 5832 आवर्स। अब अगर हमें टोटल टाइम पता लग गया है, तो हम लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ना। लेबर चार्ज कर रहा है 4 रुपीज पर आवर, ठीक है, तो हम यहां पर लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा, लेबर कितना चार्ज कर रहा है, 4 रुपीज पर आवर, हमारी लेबर कॉस्ट आ रही है ₹4 पर आवर, और यहां पर हमारा टाइम आवर्स में आ रहा है, टोटल टाइम। तो 4 रुपीज पर आवर के अकॉर्डिंग 4000 रुपीज, 7200 रुपीज। अगर 4 रुपीज पर आवर हम 1800 आवर्स के लिए पे कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हो जाएगा 12960 रुपीज, और नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 5832 मल्टीप्लाई बाय 4, 23,328 रुपीज, 23,328 रुपीज, ये हमारे लेबर के आ गए। नेक्स्ट, वैसे तो मैं मटेरियल की एंट्री पहले कर सकता हूं, लेकिन ध्यान से सुनो, लेबर का डबल हमारे वेरिएबल ओवरहेड है, तो ठीक है, पहले हम वेरिएबल ओवरहेड की एंट्री डाल देते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कितना आ रहा है, लेबर का 200%, तो लेबर का 200% का मतलब हो गया लेबर का डबल, तो ये हो जाएगा 8000 रुपीज। नेक्स्ट हो जाएगा 14,400 रुपीज, जो भी हमारी लेबर की वैल्यू आ रही है, बस हम लेबर की वैल्यू का डबल कर देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 25,920, नेक्स्ट हो जाएगा, डबल करेंगे इसका, इंटू 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 46656।
46,656। ये हमारे वेरिएबल ओवरहेड हो गए। अब वेरिएबल ओवरहेड के बाद नेक्स्ट हमें यहां पर ऐड करनी है यहां पर मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, फर्स्ट बोट को बनाने में हमने 8,000 रुपीज का मटेरियल यूज किया है। ध्यान से इस चीज को समझना, अगर हम कोई काम करना सीखते हैं तो उस काम को कंप्लीट करने में धीरे धीरे करके टाइम कम लगने लग जाता है, तो उसका इंपैक्ट लेबर कॉस्ट पर पड़ेगा, लेकिन उसका इंपैक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे हम काम सीखते जाएंगे हम पहले से कम मटेरियल यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा तो मैंने 1 किलोमीटर जाने के लिए जितना पेट्रोल यूज किया, आज जब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो उतना ही पेट्रोल यूज कर रहा हूं 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, तो मटेरियल कम नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा टाइम कम हो जाता है क्योंकि अब मेरे को ज्यादा बेटर तरीके से गाड़ी चलाना आ गया है, तो टाइम कम होगा। और अगर उस टाइम का मैं कुछ चार्ज कर रहा हूं तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो मटेरियल फर्स्ट यूनिट में अगर 8,000 रुपीज का मटेरियल लगा तो 2 यूनिट्स में 16 का लगेगा, 4 यूनिट्स में 32 का लगेगा एंड 8 यूनिट्स में 64 का लगेगा। ये हमारा मटेरियल हो गया। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इन तीनों को, लेबर, वेरिएबल और मटेरियल, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो जैसे फर्स्ट वाली टोटल कॉस्ट आ रही है 20,000 रुपीज, नेक्स्ट वाली हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है, नेक्स्ट वाली भी आसानी है 37,600 रुपीज। डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट वाली 25, नेक्स्ट वाली भी एकदम आसान है 70,880 रुपीज। नेक्स्ट वाली को कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्योंकि इसमें नंबर्स बहुत सारे हैं। +23,328 +64,000, तो नेक्स्ट आ रही है 133,984। नेक्स्ट आ रही है 133,984 रुपीज। तो हमारी कॉस्ट की टेबल यहां पर कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हमें सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन करनी है क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एवरेज सेलिंग प्राइस निकालो 4 और 8 बोर्ड्स के लिए, एवरेज सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, चलो हम वो कैलकुलेशन भी कर देते हैं यहां पर। तो अगर तुमने ये टेबल नोट डाउन नहीं की है तो थोड़ा सा टाइम लो, वीडियो को पॉज करो, पहले इस टेबल को एक बार नोट डाउन कर लो। तो कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम यहां पर सेलिंग प्राइस की। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेलिंग प्राइस के लिए। पहले हम 4 बोर्ड्स के लिए कैलकुलेशन कर देते हैं, फिर हम 8 बोर्ड्स के लिए कैलकुलेशन कर देते हैं। तो पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर 4 बोर्ड्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, जितनी भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, तो 4 बोर्ड्स की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 70,880 रुपीज। अगर हम उसमें हमारा मार्जिन 20% ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा सेलिंग प्राइस और सेल्स। तो 70,880 रुपीज प्लस 20%, तो ये हो जाएगा 85,056 रुपीज। ये हमारी टोटल सेलिंग प्राइस है। लेकिन हमें टोटल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज सेलिंग प्राइस। तो अगर हम यहां पर एवरेज सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सॉरी, एवरेज सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो वो हो जाएगी 85,056 रुपीज टोटल सेल्स है, और नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर है हमारी 4। नंबर ऑफ यूनिट्स है यहां पर हमारी 4, तो ये हो जाएगी डिवाइड बाय 4, 21,264 रुपीज। 21,264
264 रुपीज पर बोट। तो हमने ये वाली कैलकुलेशन कर दी 4 बोट्स के लिए। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन यहां पर कर देते हैं 8 बोट्स के लिए। एट बोट्स के लिए कर देते हैं कैलकुलेशन। तो 8 बोट्स की जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें भी वही कैलकुलेशन। अगर हमें हमारी सेल्स कैलकुलेट करनी है तो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है उस वेरिएबल कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे 20% हमारा प्रॉफिट मार्जिन। तो रिजल्ट जो आएगा वो हमारी सेल्स आ जाएगी। तो 133,984 प्लस 20%, तो ये हो जाएगा हमारा 16780.8। ठीक है, 16780 कर देते हैं हम यहां पर 1,60,780 रुपीज। 0.8 की कैलकुलेशन हम एक बार के लिए इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये टोटल सेलिंग प्राइस है देन एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी होगी? अगर ये हमारी टोटल सेलिंग प्राइस है तो एवरेज सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे हम डिवाइड बाय 8 करके। $1,60,780 डिवाइड बाय 8। डिवाइड बाय 8 तो ये हो जाएगा 20,097 ठीक है, 20,098 रुपीज पर बोट। और ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर तुम्हें पूरी कैलकुलेशन लिखनी है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.8 लगाओ, डिवाइड बाय 8 कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड एंड फोर्थ बोट के लिए भी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करो। ठीक है, कि हमारी थर्ड एंड फोर्थ बोट की सेलिंग प्राइस कितनी रहने वाली है। अच्छा, अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट आ रही है 37,600 रुपीज एंड 4 यूनिट को प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट आ रही है 70,880 रुपीज। मान लो जैसे कि ये 0 से 4 यूनिट्स है तो स्टार्टिंग वाली 2 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ रही है 37,600 रुपीज और टोटल 4 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ रही है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो कॉस्ट आ रही है ना, यहां से लेकर यहां तक जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 70,880 रुपीज। तो अगर मैं 70,880 रुपीज में से 37,600 रुपीज माइनस कर दूंगा तो जो रिमेनिंग कॉस्ट आएगी वो यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 की होगी। जो हमारी कॉस्ट आएगी माइनस करने के बाद में, डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद में, वो हमारी यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 की होगी। बस अगर हमें कॉस्ट पता लग जाएगी तो उसके अंदर हम 20% मार्जिन ऐड करेंगे, हमारी सेल्स आ जाएगी और डिवाइड बाय 2 यूनिट्स कर देंगे तो एवरेज सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को बोल रहा है, सेलिंग प्राइस निकालनी है फॉर थर्ड एंड फोर्थ बोट की। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सेलिंग प्राइस ही कैलकुलेट करनी है लेकिन थर्ड एंड फोर्थ बोट के लिए। अब कैसे करेंगे थर्ड एंड फोर्थ बोट? पहले तो हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस थर्ड एंड फोर्थ बोट। थर्ड एंड फोर्थ बोट
कितनी रहेगी, इसकी मैं कैलकुलेशन नीचे कर देता हूं। अच्छा देखो, 4 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ रही है 70,880 रुपीज। अगर उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, तो जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा थर्ड एंड फोर्थ यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। जो भी हमारा रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा थर्ड एंड फोर्थ यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। 70,880 रुपीज माइनस 37,600 रुपीज, तो ये आ जाएगा 33,200 रुपीज। इतनी कॉस्ट लगी 4 यूनिट्स बनाने की, इतनी कॉस्ट लगी 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने की। तो 4 में से 2 यूनिट्स को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो कॉस्ट आएगी ना, वो यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 की कंबाइंड कॉस्ट आ जाएगी। अब अगर हमें कॉस्ट पता लग गई है तो हम यहां पर सेल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी सेल्स कितनी हो जाएगी, 33,200, 200 नहीं आ रहा था शायद, 280 आ रहा था। अच्छा मैंने 880 नहीं लिखा था, ये 880 आना चाहिए था, तो ये 33,280 आना चाहिए था ये। तो अगर हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 33,280 रुपीज, हम उसमें ऐड कर देंगे हमारा मार्जिन 20%। 33,280 रुपीज प्लस 20% हमारा मार्जिन ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 39,936 रुपीज। 39,936 रुपीज हो जाएगा। अच्छा ये जो हमारी सेल्स आ रही है ना, ये यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 की कंबाइंड आ रही है। तो बस इनकी एवरेज सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो यहां पर तो 2 ही यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर 2 ही है, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। तो हमें एवरेज कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पर एवरेज सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी हमारी सेलिंग प्राइस आ रही है हमें उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। That becomes 19,968 rupees. 19,968 rupees per boat. पर बोट। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 4 यूनिट्स और 8 यूनिट्स के लिए एवरेज सेलिंग प्राइस निकाली है। तो वहां पर तो इजी था कि 4 यूनिट की जितनी कॉस्ट आ रही है उसके अंदर 20% ऐड करो और हमारी सेल्स कैलकुलेट कर लो, डिवाइड बाय 4 कर दो। 8 यूनिट्स के लिए भी इजी था, 8 यूनिट्स की कॉस्ट हमें गिवन है, 20% मार्जिन ऐड करो, डिवाइड बाय 8 कर दो। यहां पर हमें थोड़ा सोचना पड़ा क्योंकि यहां पर हमें थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के लिए पूछा था। तो अगर हम 4 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स को माइनस कर दे तो रिमेनिंग जो रिजल्ट रहेगा वो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट की टोटल कॉस्ट निकल जाएगी हमारे पास में। हम उसमें 20% मार्जिन ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम लोगों ने नोट डाउन नहीं किया है तो थोड़ा सा टाइम दो इस क्वेश्चन को और थोड़ा नोट डाउन कर लो। आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले, जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अभी 20 यूनिट्स का एवरेज टाइम निकालना है हमें। फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम हमें गिवन है और हमें एवरेज टाइम निकालना है 20 यूनिट्स का। अब अगर 20 यूनिट्स का हमें टाइम निकालना है तो देखो, 1 को डबल करके हम 2 पर पहुंच जाएंगे, 2 को डबल करके हम 4, 4 को डबल करके 8, 8 को डबल करके 16 और 16 को डबल करके हम 32 पर पहुंचेंगे। हम 20 पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम 30 पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम 40 पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें जरूरी नहीं है डबलिंग वाला मेथड यूज करना पड़े, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जहां पर हम डबल करके नहीं पहुंच सकते हैं वहां पर हमारे लिए डबलिंग वाला मेथड कोई काम का नहीं रहता है। तो अगर डबलिंग वाला मेथड फिर काम में नहीं आएगा, या जिसको हम रेशो मेथड बोलते हैं, वो अगर हमारे काम में नहीं आएगा,
तो उस केस में हमारे पास एक और मेथड होता है राइट्स मेथड, जो हम यहां पर यूज करने वाले हैं इस वाली क्लास से, यानी इस वाले क्वेश्चन से बेसिकली। अच्छा देखो, कल मैंने राइट मेथड का फॉर्मूला तो तुम्हें यहां पर लिखवाया ही था, लेकिन ये फॉर्मूला लिखे क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो मुझे लॉगरिथम आना चाहिए, या फिर दूसरा तरीका जैसा तुम लोगों ने ऑलरेडी इंटर में सीखा है, एफएम के अंदर सीखा है, कॉस्टिंग के अंदर सीखा है, ओएम के अंदर सीखा है। तुम लोगों ने शायद ये सीखा होगा, या तुम लोगों को शायद ये पता होगा कि हम पावर्स चाहे कुछ भी आ जाए, जैसे 2 की पावर 2 हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, या हमारे जो कैलकुलेटर होते हैं उस पे 2 इंटू और इज इक्वल टू भी करेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू भी करेंगे ना, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे ही हमें 2 की पावर 8 निकालनी है, 5 की पावर 6 निकालनी है, तो आसान होता है कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करना। लेकिन हम लोगों ने यह भी सीखा है कि अगर 2 की पावर 1.4 हो जाए, या 2 की पावर 6/2 हो जाए, 2 की पावर 1.4 हो गई, 2 की पावर 6/5 हो गई, 2 की पावर 6.25 हो गई। अगर तुम लोगों को ध्यान है तो तुमने ये तरीका भी सीखा हुआ है कि पावर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। राइट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड है कि तुम्हें लॉगरिथम आना चाहिए। मैं लॉगरिथम से क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा। फर्स्ट मेथड है कि तुम्हें लॉगरिथम आना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें लॉगरिथम नहीं आता है तो फिर तुम्हें पावर को सॉल्व करना आना चाहिए कि पावर हमें चाहे कुछ भी गिवन है, पॉइंट्स में गिवन है, डेसिमल में गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें पावर सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर हमें पावर सॉल्व करनी आ रही है तब तो हम राइट मेथड को एकदम आसानी से यूज कर लेंगे। अदरवाइज दूसरा तरीका है हमारे पास में, हम लॉगरिथम को यूज करेंगे, लेकिन लॉगरिथम के साथ साथ मुझे एंटी लॉगरिथम की वैल्यूज के बारे में भी पता होना चाहिए। अब एग्जाम में अगर बात करें तो एग्जाम में तुम्हें पावर को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जाम में जब क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना तुम्हें, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तुम्हें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अभी हम सॉल्व नहीं करें, हम आगे आने वाले टाइम में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हें एग्जाम में पूछा गया। अब अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो देखो तुम्हें यहां पर 4 की पावर -0.322 गिवन है, तुम्हें 16 की पावर -0.322 ऑलरेडी हिंट के अंदर गिवन है। अगर एग्जाम में इस तरह के राइट मेथड के क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें राइट मेथड के लिए जो पावर की कैलकुलेशन चाहिए ना, वो तुम्हें हिंट में गिवन होगी, तुम्हें खुद उसको सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो तुम्हें हिंट में गिवन होगी। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में शायद यूज हो 36 की पावर -0.322, तो वैसे तो हिंट में गिवन है, तो हम यहां पर जो हिंट गिवन है उसी को डायरेक्ट यूज कर लेंगे। लेकिन अगर ये हिंट गिवन नहीं होता तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस पर्टिकुलर एरिया को सॉल्व करने के लिए, या तो हमें लॉगरिथम की रिक्वायरमेंट होती, एंटी लॉग की रिक्वायरमेंट होती, या फिर हमें वो तरीका पता होना चाहिए जिसमें हमारी पावर चाहे कुछ भी आए हम उसको सॉल्व कर सके। तो इसलिए मैं तुम्हें यहां पर एक छोटा सा नोट लिखवा रहा हूं जिसमें हम पावर्स वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं वो यहां पर थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। एक छोटा नोट यहां पे नोट डाउन करवा। अगर पावर हमें कुछ भी गिवन हो, अगर हमें कोई भी पावर गिवन हो, चाहे वो फ्रैक्शन में गिवन हो, चाहे वो डेसिमल में गिवन हो, चाहे वो नेगेटिव हो, डजंट मैटर, पावर अगर कुछ भी गिवन है तो पावर को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट होता है कैलकुलेटर पर। ठीक है, पावर को सॉल्व करने का ये तुम लोगों ने सीखा हुआ है।
ठीक है, ये तुम लोगों ने किया ही होगा इंटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बहुत बार यूज किया जाता है। तो अगर तुम पावर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो पावर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट होता है जिसको हम कैलकुलेटर पे यूज करते हैं। वो तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, लेकिन वो तुम्हें वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज ले जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, लेकिन वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज ले जाता है वो तुम्हें। तो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमें पॉजिटिव पावर गिवन हो तब हम क्या करेंगे, अगर हमें नेगेटिव पावर गिवन हो तब हम क्या करेंगे, अगर हमें लॉगरिथम की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैलकुलेटर पे कैसे निकालेंगे, और अगर हमें एंटी लॉगरिथम की वैल्यू निकालनी है तो हम कैलकुलेटर पे कैसे निकालेंगे। ये लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज तो तुम लोगों ने फाउंडेशन में भी सीखी होगी कैलकुलेट करना, ठीक है। लेकिन अगर हमें लॉग एंटी लॉग कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पर, मैं ये सिखाता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हमारी पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर को सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप्स चलती है। स्टेप नंबर 1, जो भी हमें नंबर गिवन होता है उस नंबर का हमें स्क्वायर रूट करना पड़ता है। स्क्वायर रूट बोल दो, रूट बोल दो, अंडर रूट बोल दो, एक ही बात होती है। तो जो भी हमें नंबर गिवन होता है उसका हमें रूट करना पड़ता है। रूट द नंबर, जो भी नंबर गिवन है उस नंबर का रूट करना पड़ेगा हमें 12 टाइम्स। मान लो मुझे सॉल्व करना है 2 की पावर 4.8। मान लो मुझे सॉल्व करना है 2 की पावर 4.8। 2 की पावर 4.8। यहां पर तो मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। तो 27.8756 आ रहा है, 27.8756। लेकिन अगर हमें इस कैलकुलेटर पे सॉल्व करना पड़े तो बेस है 2, तो पहले मेरे को 2 का रूट करना पड़ेगा। 2 का रूट करना पड़ेगा मुझे अंडर रूट, ठीक है। 2 का रूट करना पड़ेगा 12 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ इस तरह का नंबर तुम्हारे आंसर में आ रहा होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप, जो भी हमारी वैल्यू आ जाती है उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। तुम्हें कोई इज इक्वल टू प्रेस नहीं करना है, कोई मल्टीप्लाई प्रेस नहीं करना है, कोई प्लस प्रेस नहीं करना है, कुछ भी प्रेस नहीं करना है। रूट कर दिया तुमने, अब ये जो नंबर आ रहा है इसमें सिंपल -1 कर दो। मैंने सिंपल -1 किया है। थर्ड स्टेप होती है कि जो भी हमारी पावर होती है ना उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे कैलकुलेटर के सामने, हमारे कैलकुलेटर पर जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी पावर या इंडेक्स आ रहा है 4.8, तो मैं सिंपल करूंगा मल्टीप्लाई बाय 4.8। मैंने कोई प्लस इज इक्वल टू कुछ भी यूज नहीं किया है, सिंपल मैंने मल्टीप्लाई बाय पावर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, कोई भी मुझे प्लस इज इक्वल टू माइनस कुछ भी यूज नहीं करना है, डायरेक्ट मुझे करना है +1। जो भी मेरे कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है, जैसे सिंपल मैंने 4.8 लिखा हुआ है यहां पर, तो मेरे को बस इसमें +1 करना है। मैंने सिर्फ +1 लिखा है। और लास्ट स्टेप रहेगी कि मुझे मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू 12 टाइम्स प्रेस करना है। मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू मुझे 12 टाइम प्रेस करना है। तो कैसे, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू साइमल्टेनियसली प्रेस करना है। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैं पहुंच गया हूं 27 अगर तुम्हें दिख रहा होगा यहां पर आंसर, तो मैं यहां पर पहुंच गया हूं 27.8278। 27.8278 एग्जैक्टली नहीं पहुंचा हूं मैं कि एग्जैक्ट नंबर कितना आ रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच गया। एग्जैक्ट नहीं पहुंचा हूं, मेरे को पता है ये बात, और मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बोल दी थी कि हम एग्जैक्ट रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे उसके, ठीक है। ये तरीका होता है पॉजिटिव पावर को सॉल्व करने का। तुम लोग 2-4 ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस बनाओ, प्रैक्टिस करके देख लो एक बार उसकी कि कैसे हम पॉजिटिव पावर सॉल्व कर सकते हैं।
वैसे तो तुम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी स्टिल अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो जैसे कि मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं, जैसे कि 15 की पावर 1.9, तो 15 की पावर 1.9 का आंसर आ रहा है 171.62। तो तुम सॉल्व करो 15 की पावर 1.9 इस वाले तरीके से और ऑब्जर्व करो कि क्या तुम 171 पर पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो, या उसके क्लोज पहुंच रहे हो क्या। जैसे कि 12 की पावर 2.08, तो तुम इसको सॉल्व करो। 12 की पावर 12 का रूट करो 12 टाइम्स, -1 करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 2.08 करो, फिर +1 करो, फिर मल्टीप्लाइज इक्वल टू 12 टाइम प्रेस करो, तुम क्लोज पहुंच जाओगे 175.6667 के आसपास पहुंच जाओगे तुम। ठीक है, तो तुम ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लो। अब अगर पावर नेगेटिव है तो मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 1 से लेके 5 तक तो सेम ही रहेगी। स्टेप नंबर 1 से लेकर 5 तक, स्टेप नंबर 1 एंड 5 नहीं है, 1 to 5 है। स्टेप नंबर 1 से लेके 5 तक तो सेम ही रहेगी, सेम स्टेप्स रहेगी जो हमने पॉजिटिव की पावर में यूज किए। बस हमारी यहां पर एक एक्स्ट्रा स्टेप लगेगी और वो एक्स्ट्रा स्टेप ये रहेगी कि हमें डिवाइड एंड इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है एक बार। डिवाइड एंड इज इक्वल टू का साइन एक बार प्रेस करना है, सिर्फ एक बार, ताकि वो नेगेटिव पावर रेसिप्रोकल हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे सॉल्व करना है, नेगेटिव पावर सॉल्व करते हैं। 19 की पावर 6.12 माइनस में, तो रिजल्ट आ रहा है 1.49 के आसपास। वैसे तो ये रिजल्ट गलत आ रहा है। देखो 2 की पावर गलत नहीं आ रहा है, यानी उसमें ई लिखा हुआ आ गया ना, तो कुछ अलग तरह का रिजल्ट आना चाहिए। जैसे 2 की पावर -2 है ना, 0.25 होती है। 2 की पावर -2 0.25 होती है। 2 की पावर -2 0.25 होती है। अब मुझे देखो क्या करना है, 2 का रूट करना है पहले 12 टाइम्स। ठीक है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा तुम्हारा। इसमें करोगे -1, तो -1 कर दिया। अब मुझे मल्टीप्लाई बाय पावर करना है, तो मल्टीप्लाई बाय, मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय पावर। तो वैसे तो पावर -2 है, लेकिन तुम एक बार के लिए माइनस को इग्नोर करोगे, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेटर ऐसे होते हैं जो माइनस की वैल्यू को पिक करके करेक्ट आंसर निकाल देते हैं, लेकिन बहुत सारे कैलकुलेटर में थोड़ी सी प्रोग्रामिंग अलग तरह से होती है, तो वहां पर वो माइनस की वैल्यू को लिख तो लेते हैं, तुम्हारे कैलकुलेटर पर शो तो हो जाएगी, लेकिन वो उसको पिक नहीं कर पाएंगे नेगेटिव वैल्यू को, और तुम्हारा आंसर उससे डिफरेंट आएगा। इस कारण तुम्हें एक ही मेथड फॉलो करना है। तो पावर है -2, लेकिन तुम उसको सिर्फ 2 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, फिर हमें करना है +1 और फिर करना है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12 टाइम्स। स्टेप नंबर 5 तक अपन ने सेम किया है। ठीक है, और मेरे को एक बार डिवाइड एंड इज इक्वल टू करना है, तो आंसर आ रहा है 0.25। आंसर आ रहा है 0.25। पता नहीं तुम्हें दिख रहा है या नहीं, क्योंकि जब मैं कैलकुलेटर तुम्हें शो करता हूं तो मैं कैमरे के सामने से हट जाता हूं। तो आंसर आ रहा है 0.25, विच इज करेक्ट। हमें यही आंसर चाहिए था। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं लॉगरिथम की कैलकुलेशन की। वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, लेकिन अगर वही है इफ अगर जरूरत पड़ गई तो हम क्या फिर ढूंढते रहेंगे कुछ ऐसा? तो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए ताकि हमारे पास बैकअप प्लान हो। लॉगरिथम को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके। ठीक है, मैं तुम्हें 2 तरीके बताऊंगा, और दोनों तरीके, जो लॉगरिथम के लिए तरीका यूज होगा सेम तरीका एंटी लॉगरिथम के लिए, बस उसका रिवर्स में यूज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 1 है,
यहां पर जो भी नंबर होता है ना, हम उसको उसका 12 टाइम्स रूट कर लेते हैं। रूट द नंबर 12 टाइम्स। जो भी हमारा नंबर होगा हम उसका रूट कर लेंगे 12 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे सॉल्व करना है 52 का लॉगरिथम। तो 52 का लॉगरिथम आ रहा है 1.716। 52 का लॉगरिथम आ रहा है 1.716। तो मेरे को क्या करना है, 52 का रूट कर लेना है। कितनी बार रूट करना है मुझे, 12 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ इस तरह का नंबर आ रहा होगा तुम्हारे कैलकुलेटर पर। सेकंड स्टेप होती है कि जो भी हमारा रिजल्ट आया है ना, हमें कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं प्रेस करना है। ये सामने रिजल्ट है, बस मैं इसी रिजल्ट में से 1 माइनस कर दूंगा, -1। तो -1। अब इस जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है कैलकुलेटर पे, इसको हमें साथ के साथ डिवाइड करना है। कोई इज इक्वल टू वगैरह प्रेस मत करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इज इक्वल टू प्रेस करने पर मिस्टेक्स हो जाती है। तो डिवाइड करना है 0 पॉइंट, थोड़ा सा नंबर ऐसा है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 0.0005652 56222, सॉरी 56222, 56522 दूसरे तरीके में काम आता है। तो ये हो गया, जो भी हमारा ये नंबर आ रहा है, इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 0.0005622। ये देखो मैंने नंबर यहां पर लिख दिया है, और बस मैं इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। फोर्थ स्टेप, बस तुम्हें इज इक्वल टू प्रेस करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 1.716। लॉगरिथम का आंसर आ रहा है 1.716। और हमने जब यहां पर भी कैलकुलेट किया था तो 1.716 ही हमारा आंसर आ रहा था, ठीक है। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया लॉगरिथम को कैलकुलेट करने का। एक और तरीका, वही 52 का लॉगरिथम ही कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो एक और तरीका है जिसमें हमें रूट करना है, जो भी हमारा नंबर है ना उसका रूट करना है 15 टाइम्स। 12 टाइम्स नहीं करना है, 15 टाइम्स करना है। तो रूट द नंबर, जो भी नंबर हमें गिवन है उसका हमें 15 टाइम्स रूट करना है। तो जैसे हम तो 52 की ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, अभी रिसेंटली हमने यहां पर 52 का लॉगरिथम कैलकुलेट किया हुआ है, तो 52 का रूट करते हैं। तो 52 जिसका हमें रूट करना है 15 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा होगा। अब सेकंड स्टेप, जो भी रिजल्ट आ रहा है इसमें से 1 माइनस करना है हमें। फिर थर्ड स्टेप, इसको डिवाइड करना पड़ेगा पहले, लेकिन सेकंड स्टेप -1 कर दिया हमने। मैं यहां पे सिर्फ 1 लिखा हुआ दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ और इसके अलावा कैलकुलेशन यहां पर नहीं कर रहा हूं, कोई मैंने इज इक्वल टू वगैरह कुछ भी प्रेस नहीं किया। अब जो भी हमारा रिजल्ट आने वाला है उसको डिवाइड करना है 4 टाइम्स 0 70271। 4 टाइम्स 0 70271। ये नंबर है ना फिक्स रहता है, इसको ही तुम्हें याद रखना है। डिवाइड बाय 4 टाइम्स 0 70271। देखो मैंने ये नंबर यहां पर लिख लिया है। अब बस मेरे को इज इक्वल टू प्रेस करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने एक बार यहां पर इज इक्वल टू प्रेस किया और मेरा आंसर आ गया है 1.716। फोर्थ स्टेप, बस मेरे को इज इक्वल टू प्रेस करना है, मेरा आंसर आ जाएगा 1.716। यहां पर भी देखो यही आंसर आ रहा है 1.716, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लॉगरिथम कैलकुलेट करने का तरीका। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटी लॉग कैलकुलेट करने का तरीका। वैसे तो इजी है, क्योंकि इसके बस उल्टा हो जाता है, जो भी हमने लॉगरिथम में किया ना उसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि हमने यहां पर डिवाइड किया 0.0005622 से, तो पहली स्टेप यहां पर चलेगी मल्टीप्लाई बाय 0.0005622। जैसे कि
अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े एंटी लॉग कैलकुलेटर, अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े, इसमें एंटी लॉग कहाँ आता है? नहीं पता। एक मिनट रुको रुको रुको, देखो ये रहा, मैं यहां से एंटी लॉग की वैल्यू पिक कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान से ऑब्जर्व करना। तुम्हें जो कैलकुलेटर पे दिखाई दे रहा है वो 52 का लॉग है, तो 52 का लॉग है 1.716। अगर हम 1.716 का एंटी लॉग कर देंगे ना तो 52 आ जाएगा। तो अगर हम यहां पर इस नंबर का 1.716 इस नंबर का एंटी लॉग कर देंगे तो हमारा ऑलमोस्ट आंसर जो है ना वो 52 आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर जो आएगा ना वो 52 आ जाएगा, क्योंकि 52 का लॉग जो नंबर होता है उस नंबर का एंटी लॉग करने पर वापस से हम 52 पर पहुंच जाते हैं, ठीक है? तो जो भी ये नंबर हमारे सामने गिवन है जिसको मैंने यहां पे हाईलाइट किया हुआ है, हम इसका एंटी लॉग करेंगे और एंटी लॉग हम कैलकुलेटर पे करेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैलकुलेटर पर उसको करने से हम 52 पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे मेरे पास ये वाला नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मैं डिवाइड करता हूं 0.000005622 से मैंने डिवाइड किया इस नंबर को, ठीक है? ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। नेक्स्ट स्टेप, हम यहां पे हमने -1 किया था, यहां पे हम +1 करेंगे। तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें +1 कर देते हैं। तो 1 पॉइंट, मैंने वो इरेज कर दिया, कितना रहा था 1.716। तो 1.716 डिवाइड बाय 0.0005622 0.0005622 मैंने इससे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट +1, तो मैंने सिंपल +1 कर दिया। अब इसको जैसे मैंने पहले रूट किया था 12 टाइम्स, अब मेरे को रूट नहीं करना है, मेरे को मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू करना है। क्योंकि रूट करने से, जैसे 4 का रूट होता है 2 और 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कर देंगे तो हम वापस से 4 पर पहुंच जाएंगे। 4 का रूट प्रेस करते हैं तो कैलकुलेटर पे 2 रिजल्ट आता है और 2 को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कर देंगे ना तो वापस से हम 4 पर पहुंच जाएंगे। तो अगर मेरे को रूट को कैंसिल आउट करना है ना, तो रूट को कैंसिल आउट करने का तरीका होता है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कैलकुलेटर पर। तो मुझे यहां पर मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू प्रेस करना है 12 टाइम्स, क्योंकि हमने रूट अगर 12 टाइम्स किया है तो मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू 12 टाइम्स करना है। तो 1 2 1 पॉइंट, एक बार मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा, 1.716 मैंने इरेज कर दिया गलती से। 1.716 मल्टीप्लाई बाय 0.0005622, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ रहा है 51.92, ऑलमोस्ट 52 है। ये हमारा रिजल्ट आ रहा है 51.92, ऑलमोस्ट 52 है। ये कोई इज इक्वल टू प्रेस नहीं करना है, बस यहीं पर रिजल्ट आ जाएगा अपना। अच्छा, अब यहां पर जो हमने किया इसी को हम दूसरे तरह से रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर डिवाइड इससे किया था, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग तरीका बता रहा हूं, वो थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है, उसके नंबर्स वगैरह को याद रखना थोड़ा ज्यादा इजी है। तो जैसे हमारा नंबर आ रहा था 1.7, कितना आ रहा था 1.716, ये हमारा नंबर आ रहा था। इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 227695 से, 227695 से। तो जो भी हमारा नंबर आ रहा है डिवाइड बाय 227695, देखो मैंने 227695 किया है यहां। अब नेक्स्ट स्टेप में हम +1 करेंगे और लास्ट स्टेप, पहले एक बार +1 कर देते हैं, तो यहां पे हम +1 कर देते हैं
और लास्ट स्टेप मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू मुझे प्रेस करना है 19 टाइम्स। मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू प्रेस करना है मुझे 19 टाइम्स। आंसर और ज्यादा रिफाइंड निकल कर आएगा, और ज्यादा 52 के क्लोज निकल कर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 51.99। मैंने बोला था ना आंसर बहुत ज्यादा रिफाइन निकल कर आएगा, और आंसर निकल कर आ रहा है हमारा 52। हमारा आंसर 52 है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जहां पर हम कैलकुलेटर यूज करके पावर, नेगेटिव पावर, लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ तरीके हैं। थोड़ा सा टाइम दो, नोट डाउन करो। अब ये तरीके यूज कहां पर होते हैं? ये तरीके यूज करते हैं जब हम बी की कैलकुलेशन करेंगे ना, क्योंकि बी का मतलब हो गया लर्निंग रेट, ठीक है, लर्निंग कोएफिशिएंट। तो वहां पर देखो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2, इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं वहां पर, ठीक है। तो यहां पर जब हम लर्निंग कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन करते हैं ना, तब ये सब कुछ काम में आता है। अब एक पॉइंट और सुन लो, लर्निंग रेट की कैलकुलेशन हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि लर्निंग रेट की कैलकुलेशन हमारे लिए इम्पॉसिबल टास्क होगा। और इवन मैंने तुम्हें बता भी दिया है कि एग्जाम में तो क्या होता है कि लर्निंग रेट की कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम में लर्निंग रेट का जो डेटा है ना, और लर्निंग कैलकुलेशन के लिए जो भी तुम्हें चाहिए होता है, वो सारा डेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। वो सब ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन हम जब यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम में आएगी। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हमने यहां पर ऑब्जर्व किए हैं, तुमने एक चीज देखी होगी, ज्यादातर क्वेश्चंस में लर्निंग रेट या तो 80% यूज की जाती है, या फिर ज्यादातर क्वेश्चन में लर्निंग रेट 90% यूज की जाती है। ज्यादातर क्वेश्चन में लर्निंग रेट इधर 80% और 90% को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर लर्निंग रेट 80% है तो तुम्हें एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, तुम उसको याद रख लो, 80-90% वाली वैल्यूज तो याद ही रख लो। तो अगर लर्निंग रेट 80% है 0.8, तो वहां पर बी की वैल्यू होती है -0.322। और अगर लर्निंग रेट 90% है तो वहां पर बी की वैल्यू होती है -0.152। कैसे कैलकुलेट किया? पहले हमें लर्निंग रेट का लॉग कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी 80% का लॉग। तो 0.8 मैंने यहां पर लिखा, 0.8 का लॉग करते हैं। तो 0.8 का लॉग करने के लिए मुझे 0.8 का रूट करना पड़ेगा 15 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैंने 15 टाइम्स लॉग कर लिया, रूट कर लिया। जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें से -1, फिर डिवाइड बाय करना पड़ेगा मुझे, -1 डिवाइड बाय 4 टाइम्स 0 70271, 0.4 टाइम्स 0 70271, ठीक है। ये कर लिया मैंने, और बस मेरे को इज इक्वल टू प्रेस करना है। तो ये आ रहा है माइनस का 0.096, ये आ रहा है माइनस का 0.096। तो बी का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2। तो ये तो आ गया 0.096 माइनस का, और log 2 की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी 0.30103 होती है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 0.30103 से, तो रिजल्ट आएगा माइनस का 0.3219। रिजल्ट आ रहा है माइनस का 0.3219। 0.3219 का मतलब रिजल्ट आ गया माइनस का 0.322। तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी जैसे हमने 80% की वैल्यू निकाली, हम 90% की भी निकाल सकते हैं, 70 की भी निकाल सकते हैं, 75 की भी निकाल सकते हैं, 68% की भी निकाल सकते हैं, 42% की भी निकाल सकते हैं, हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं।
लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उनमें या तो 80% यूज करेगा या फिर 90% यूज करेगा। तो 80 और 90% की वैल्यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है, तो इन वैल्यूज को तो तुम याद रख लो, लर्निंग कोएफिशिएंट्स की वैल्यू को। बाकी वैल्यू अगर हमें क्वेश्चन में पूछता है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर सॉल्व करते रहेंगे। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में पूछता जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है। अब इस मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना हमारे पास, राइट मेथड वाले क्वेश्चंस, फिर वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सो आज वाली क्लास के लिए इतना ही काफी है। थोड़ा सा ये जो हमने यहाँ पर लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, पॉजिटिव नेगेटिव पावर की यहाँ पर कैलकुलेशन की है, थोड़ा सा उन कैलकुलेशन की तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना एक बार, क्योंकि नेक्स्ट वाली क्लास से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हें अगर वो प्रैक्टिस है उन क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करने के लिए, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। सो हम जो राइट मेथड है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज वाली क्लास के लिए इतना ही काफी है। तब तक तुम लोग अपना ध्यान रखना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू।